ऐसा चेक कर लेना बेटा। हाँ, एक बेटा सूचना देखो देनी है आपको। अभी मैंने बात किया है तो एक तकनीकी इशू आ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन वगैरह में सारा सॉफ्टवेयर वगैरह होता है उन लोगों का, तो इस हफ्ते शेड्यूल नहीं बदला जा सकता। तो इस हफ्ते उसी शेड्यूल पे चलेंगे, यानी ज्योग्राफी हम 10 बजे ही लाइव हो सकते हैं, उसके पहले नहीं हो पाएंगे। तो अगले हफ्ते से हम शेड्यूल चेंज करेंगे बेटा, रेगुलर भी करना है और उसका टाइम भी चेंज करना है। तो इस हफ्ते जो शेड्यूल है उसी शेड्यूल पे हम लोग को काम करना होगा। क्लियर है बेटा? इस हफ्ते का मतलब 2 दिन और कल तो आपका टेस्ट होना है, लेकिन कल हम 10 बजे लाइव हो जाएंगे। ठीक है? शुक्रवार को सिर्फ 10 बजे आप आएंगे, 10 बजे क्लास होगी, और मंडे से फिर 8:30 बजे से जैसा शेड्यूल चल रहा है चलेगा। क्लियर है बेटा? मतलब इस हफ्ते हम ज्योग्राफी के लाइव के शेड्यूल को नहीं बदल सकते, वो जब होगा तो 10 बजे ही होगा, है ना? तो संविधान समाप्त हो गया है, तो उसका सिस्टम क्लोज कर दिया गया है, बंद कर दिया उन्होंने। तो फिर अर्थव्यवस्था उसकी जगह पे हम स्टार्ट कराएंगे, है ना? तो 2 काम हम करेंगे। अगले हफ्ते से ज्योग्राफी को पहले कर देंगे, क्लियर है, 8:30 बजे से, और रेगुलर, और अर्थव्यवस्था 1-3-5 वाले शेड्यूल पे चलेगा। ज्योग्राफी जैसे चल रही थी उसकी जगह पे अर्थव्यवस्था चलेगी। लेकिन इस हफ्ते शेड्यूल में एक परिवर्तन हो रहा है, वो ये कि कल ज्योग्राफी की क्लास नहीं थी, कल ज्योग्राफी की क्लास होगी। जो हम लोगों के शेड्यूल में ज्योग्राफी क्लास कल नहीं थी, तो कल क्लास होगी, लेकिन कल की क्लास होगी 10 बजे से। उसके पहले क्या होगा? टेस्ट होगा। ठीक है? शुक्रवार को क्या होगा? हाँ, सिर्फ ज्योग्राफी की क्लास होगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था हम शुरू नहीं करेंगे, और वो क्लास होगी 10 बजे से। मंडे से जो टाइम शेड्यूल होगा वो ये होगा कि 8:30 बजे से भूगोल रेगुलर हो जाएगी, और फिर 1-3-5 पे अर्थव्यवस्था चलेगी। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? चलिए ठीक है, तो आज बात करते हैं बेटा, शुरुआत करते हैं। तो ज्योग्राफी आज भी होगी, कल भी होगी, परसों भी होगी, और टाइमिंग उसकी 10 बजे होगा, यानी टाइम में कोई चेंज नहीं होगा, अगले हफ्ते से चेंज होगा। हाँ बोलो बेटा, कुछ उलझन है? बोलो। हाँ बिल्कुल घर जाइए बेटा, बिल्कुल जाइए। तबीयत अगर अनुमति ना दे तो बिल्कुल नहीं। शाम को एक बच्ची यहीं बेहोश हो गई, मजाक नहीं कर रहे हैं। शाम वाले बैच में एक बच्ची की तबीयत खराब हो गई। तो मौसम ठीक नहीं है, ह्यूमिडिटी है, गर्मी है। तो तुम तो ऑनलाइन हो ना? जैसे ज्योग्राफी का ऑनलाइन है ना बेटा तुम्हारे पास? ज्योग्राफी का नहीं है? चलो कोई बात नहीं। तो शुरुआत करते हैं बेटा। कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? याद दिलाइए। हैं? हाँ, ग्रहों के उत्पत्ति के सिद्धांत। तो कुछ लिखा भी है क्या? नहीं, खाली 2 भागों में बांट लिया है, तो लिखा जाए। अच्छा, ये आपने लिख लिया, ग्रहों की उत्पत्ति के सिद्धांत 2 भागों में विभाजित हैं। पहला मोनेस्टिक, दूसरा ड्यूअलिस्टिक। मोनेस्टिक की हेडिंग बनाया है, शुरू करिए। मोनेस्टिक। लिखिए, ये पुरानी अवधारणाएं हैं, यह पुरानी अवधारणाएं हैं तथा 18वीं सदी में प्रस्तुत की गई। तथा कब बेटा? 18वीं सदी में प्रस्तुत की गई। क्लियर है बेटा? ये अवधारणा 18वीं सदी की है बेटा। कौन वाली? मोनेस्टिक, है ना? और जिसमें कहते हैं हम लोग क्या? अद्वैतवादी सिद्धांत। क्योंकि ये बड़ा भरोसेमंद भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि आधुनिक सिद्धांत ये है नहीं। इसमें 2 ही लोगों की बात इसमें है, उसकी चर्चा हम कर दें। नाम याद रखिएगा, लिखें।
इमैनुअल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, इमैनुअल कांट की कौन सी बेटा, वायव्य राशि परिकल्पना, इमैनुअल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। क्लियर है बेटा? बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि वायव्य राशि परिकल्पना किसने दिया, इमैनुअल कांट ने दिया। अब क्या कहा हम बोल दे रहे हैं, सुन लीजिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है। कांट वास्तव में कोई जियोफिजिस्ट नहीं थे, वो खगोल वैज्ञानिक भी नहीं थे, कांट एक दार्शनिक थे। जैसे कभी फिलॉसफी आप पढ़े हो या पढ़ेंगे तो उसमें कांट को पढ़ा जाता है। ये लोग जो भी बात कहे वो कोई बड़ा गंभीर विज्ञान के धरातल पर नहीं बोले। इन्होंने ये कहा कि मुझे लगता है कि मेरी आकाशगंगा में एक हाइड्रोजन गैस का बादल रहा होगा, बीच का भाग उसका डेंस होके तारा बन गया, आसपास के जो क्लाउड थे उसका द्रव्यमान इतना था नहीं कि वो तारे बन पाए, वो डेंस होके अलग अलग ग्रहों के रूप में बदल गए। तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ा वैज्ञानिक और बड़ा साइंटिफिक ढंग से इन्होंने ये बात कहा। बस इन्होंने नाम दिया गया क्या बेटा, वायव्य राशि। वायु की एक राशि थी और उस राशि में इतना द्रव्यमान था गैसों का, उसका केंद्रीय भाग जो डेंस हुआ वो तारे में बदल गया, बाहर का जो बचा खुचा रह गया वो ग्रहों में परिवर्तित हो गया। लिखने की आवश्यकता नहीं। अगला, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। लाप्लास की क्या बेटा, निहारिका परिकल्पना। सौभाग्य से निहारिका का परिचय हुआ है, बोल रही ना। तो निहारिका क्या है बेटा, हाँ हाँ हाँ, मैंने आकाशगंगा के बीच हाइड्रोजन गैस के घने बादल। तो इन्होंने जो निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की लाप्लास ने, तो उनका ये मानना था कि हमारे सोलर सिस्टम में एक निहारिका थी जो बहुत छोटी थी। क्लियर है बेटा? उसी निहारिका में एक सूरज बन गया और बाकी ग्रह आदि का निर्माण हो गया। यानी उस निहारिका में इतनी पर्याप्त गैस नहीं थी कि एक से अधिक तारों का निर्माण हो पाए। तो इन्होंने, तो मुझे लगता है वायव्य राशि परिकल्पना का ही एक तो रूप है, और क्या है। जो बात उन्होंने कहा वही बात घुमा फिरा के इन्होंने कहा। उन्होंने उस वायव्य राशि का कोई नाम नहीं दिया, इन्होंने उस वायव्य राशि का नाम दे दिया, निहारिका कह दिया। बाकी दोनों में मुझे तो नहीं लगता कोई अंतर दिख रहा है। क्लियर है? और ये बहुत वैज्ञानिक आधार वाले नहीं है। फिर सिद्धांत आना शुरू हुए बेटा 20वीं शताब्दी में। 18 से गैपिंग होके कहाँ चले गए हम लोग, 20वीं शताब्दी में कुछ सिद्धांत आए। और 20वीं शताब्दी में जो भी सिद्धांत आए वे सब के सब ड्यूअलिस्टिक थ्योरी थे, यानी द्वैतवादी सिद्धांत थे। और कहा जाता है कि ये सिद्धांत थोड़े से मजबूत हैं और इन पे थोड़ी सा हम लोगों का भरोसा है। तो अगली हेडिंग बना लें, द्वैतवादी सिद्धांत। अभी हम लोग ये देख रहे हैं बेटा कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ होगा। हाँ, लिखें, इस विचारधारा के विद्वानों का यह मानना था कि इस विचारधारा के विद्वानों का यह मानना था कि हमारे सौर तंत्र का निर्माण, हमारे सौर तंत्र का निर्माण यानी सोलर सिस्टम का निर्माण किन्हीं दो के प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ, किन्हीं दो के प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ। माने एक ही चीज से नहीं बना, इसमें दो चीजों की प्रतिक्रिया शामिल हुई। किन्हीं दो के प्रतिक्रिया के स्वरूप बना या निर्मित हुआ। क्लियर हुआ बेटा? मोनेस्टिक में क्या माना,
एक ही से निर्माण हुआ सबका। और ड्यूअलिस्टिक में क्या मान रहे हैं, एक से नहीं, दो की अंतःक्रिया आपसे आपस में हुई ही होगी। क्लियर है बेटा? इसमें जो पहला सिद्धांत है, हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी करेंगे, थोड़ा सा लिखवाएंगे भी, क्योंकि ये थोड़ा सा मजबूत है। क्लियर है बेटा? तो लिख लें। पहला, जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना। हाँ, इसका वर्ष जरूर लिख लें बेटा, क्योंकि 20वीं शताब्दी वाले हैं, इसलिए इनका वर्ष लिखना बहुत आवश्यक है। 1919। और आप क्या कर रहे थे 1919 में? आप 1919 में आंदोलन फांदोलन के चक्कर में थे। हाँ, तो आप इस आंदोलन में थे, वहां वो लोग कुछ आविष्कार कर रहे थे, कुछ चीजों को ढूंढ रहे थे। तो 1919 में इन्होंने एक सिद्धांत दिया, जेम्स जीन ने। क्या दिया बेटा, हम आपको बताते हैं। लेकिन इस सिद्धांत का नाम था टाइडल हाइपोथेसिस, या जिसको हम लोग कहते हैं क्या बेटा, ज्वारीय परिकल्पना। क्लियर है? ज्वार समझते हैं? हाँ, पानी, वेरी गुड। ज्वार बाजरा वाला भी ज्वार होता है? अच्छा, वो वाला नहीं, ज्वार भाटा। ठीक है। पहले ज्वार आता है कि पहले भाटा आता है? बड़ा तेजी से बोला आपने। पहले ज्वार आता है? धैर्य से इंतजार करिए, जल मंडल तक अभी बहुत कुछ ठीक ठाक करना पड़ेगा। ये कौन बता दिया कि पहले ज्वार आता है? कहाँ पढ़ा है आपने? ना ना, बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, मैं शर्त लगा कह सकता हूँ। और अगर कहीं आपने पढ़ा है और आपने अगर मुझे दिखाया, तो मैं सबके सामने कह रहा हूँ कि मैं संन्यास ले लूंगा पढ़ाने से, नहीं पढ़ाऊंगा आज के बाद। तो आप समझ ही रहे हैं कि मैं कितना गंभीर बात कह रहा हूँ, मैं संन्यास लेने वाला हूँ नहीं, है ना? तो इतना तो तय है कि ये बात नहीं है बेटा। चलो पहले तो उसको ठीक कर देते हैं। धरती पे जैसे ही कहीं ज्वार आता है, वैसे ही कहीं भाटा आता है। ये बारी बारी से घटित होने वाली घटना नहीं है। अब किसी खास जगह पे आप ज्वार की अनुभूति कर रहे हो, और किसी खास जगह पे कोई भाटा की अनुभूति कर रहे हो। तो आप ज्वार वाली जगह से देख रहे हो तो पहले बोलोगे ज्वार आया, और जो भाटे वाली जगह पे अवस्थित होगा वो तो पहले भाटा ही बोलेगा। ज्वार भाटा एक स्थान की अगर बात करें तो पूरा घटना है, अल्टरनेट, ज्वार भाटा ज्वार भाटा ज्वार भाटा ज्वार भाटा। अब कहां से आप देखना शुरू किए, ये तो आपकी मर्जी। आपने भाटे से देखना शुरू किया तो ज्वार आएगा, ज्वार से देखना शुरू किया तो भाटा आएगा। ये तो अल्टरनेट घटनाएं होती है ना बेटा, तो कोई पहले दूसरे नहीं, दे आर साइमल्टेनियस प्रोसेस, एक साथ होने वाली घटना में। धैर्य से इंतजार करिए, सॉरी, जल मंडल तक मुझे आने दीजिए, हम बात करेंगे। लेकिन ज्वार मतलब तो मुझे लगता है एक आइडिया है ही है, खिंचाव। बोले बेटा, धरती पे ज्वार आता है? धरती का मतलब समुद्र में आता है? हाँ आता है। क्यों? कारण आता है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को, देखिए ये मेरा इरादा नहीं, अभी तो मुझे सब इरादा कुछ दूसरा है, मैंने ग्रहों के निर्माण वगैरह पे बात करना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा तंग करने के मूड में हूँ, थोड़ा सा परेशान करने के मूड में हूँ। और समाधान नहीं करूंगा, परेशान करके छोड़ूंगा, है ना? ताकि घर पे जाके थोड़ा छटपटाहट हो, थोड़ी परेशानी हो, ये सब जरूरी है। एक बात मुझे बताइए कि पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण, अच्छा ज्वार किसके कारण आता है भैया जी? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है, ये तो मुझे लगता है पता ही होगा। कोई संदेह है? ज्वार गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। तो पृथ्वी के, नहीं अभी देखो थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है। विषयांतर मतलब अभी हम ज्वारीय परिकल्पना पर नहीं बात कर रहे, ज्वार से थोड़ा विवाद हुआ है तो मैं उसको पहले निपटा देता हूं। पृथ्वी पर दो सेस्ट्रियल बॉडी के ज्वार का प्रभाव पड़ सकता है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ सकता है। एक
चंद्रमा का और एक सूर्य का। क्या सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता होगा धरती पर? लगता है। चंद्रमा का भी लगता होगा। ज्यादा किसका लगता? श्योर है? नजदीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल पे खाली दूरी का ही प्रभाव पड़ता है कि द्रव्यमान का भी प्रभाव पड़ता है? द्रव्यमान का प्रभाव। सूर्य का द्रव्यमान मुझे लगता है बार बार बताना नहीं है, पूरे सोलर सिस्टम का 99.9% अकेले सूर्य है। 0.1% में चंद्रमा नहीं है, सब मिला जुला के हैं। तो द्रव्यमान में तो सूर्य बहुत भारी पड़ जाएगा। बोल नहीं रहे हैं तो थोड़ा सा ठीक है, दूरी तो बड़ा तपाक से बताया कि दूरी का असर होता है, लेकिन द्रव्यमान का भी तो असर होता है, नहीं होता? बहुत ज्यादा द्रव्यमान है सूर्य का पृथ्वी की तुलना में, बहुत ज्यादा द्रव्यमान है। अरे मैं जब बार बार आपको एक बात रिपीट कर रहा हूं कि 99.9% मास अकेले सूर्य के पास है। 0.1% में सारे ग्रह आदि मिला जुला के हैं, वो भी अकेले पृथ्वी नहीं है न। अब फिर चंद्रमा की क्या विशाल है, उसके आगे आप कल्पना करिए। चंद्रमा तो पृथ्वी से भी गया गुजरा है, तो कितना द्रव्यमान होगा चंद्रमा का? थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। दो पिंडों के बीच में कोई दो वस्तु है, ए और बी, जिसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है, और इनके बीच की दूरी सपोज करिए r है। तो इनके बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ये हम नहीं बता रहे, न्यूटन साहब बता के गए। और इन्होंने कहा कि इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, देखो बवाल हो गया, जाना किधर और था, थोड़ा भटक गए तो घबराई नहीं, 2 मिनट का समय लेंगे। तो इसमें क्या परेशानी है कि अब पृथ्वी पे चंद्रमा भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, पृथ्वी पे सूरज भी लगाएगा। चंद्रमा लगाएगा तो चंद्रमा अपने द्रव्यमान अपनी दूरी के साथ कैलकुलेशन में शामिल होगा। सूर्य जो लगाएगा वो भी अपने द्रव्यमान और अपनी दूरी के साथ शामिल होगा। दूरी में भारी पड़ रहा है चंद्रमा। बोल नहीं रहे हैं? लगभग 4 लाख किलोमीटर की दूरी है चंद्रमा की। हाँ, लगभग, एक जगह नहीं होता, वो भी पेरिजी अपोजी में होता है, एवरेज बता रहे हैं। लगभग 4 लाख, मोटा मोटा मान लो, और लगभग 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य। तो कहां 4 लाख और कहां 15 करोड़ किलोमीटर, तो बहुत अंतर है। इस मामले में चंद्रमा भारी पड़ गया। अब दूसरा मामला देख लो द्रव्यमान का, सूर्य तो बहुत भारी पड़ गया द्रव्यमान के मामले में। तो हम सब कैलकुलेट कर रहे हैं एक साथ, दूरी भी द्रव्यमान भी सब रख रहे हैं, और देखते हैं कि कितना गुरुत्वाकर्षण बल आता है, चंद्रमा का ज्यादा आता है कि सूर्य का ज्यादा आता है। तो हम ये निकाल रहे हैं एफ एम माने चंद्रमा के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। फार्मूले में रखते हैं, बराबर जी तो रहेगा ही, ME, क्या मतलब, धरती का द्रव्यमान, गुणे मास ऑफ मून। फार्मूला देखो, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इतना बल लगेगा किसके कारण? चंद्रमा के कारण। पृथ्वी का द्रव्यमान गुणे चंद्रमा का द्रव्यमान बटे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी। क्लियर है? क्या? एफ एस माने
सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा जी? ME तो वही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा क्या, MS, मास ऑफ सन, और बटे कैपिटल R कर देते हैं, R²। यहां पे सही में अगर डिजिट फीड करें, जो जो आंकड़े उपलब्ध हैं हम लोग पास, वो अगर फीड करें तो कैलकुलेशन में कुछ आएगा? किसका कैलकुलेशन ज्यादा आएगा? है चंद्रमा का। तो चलिए हम ठीक कर देते हैं। अगर इसका x आएगा, अगर, तो इसका आएगा 150x। मुझे नहीं लगता कुछ भ्रम रह गया है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा से 150 गुना अधिक होता है। ठीक कर लीजिए आज, एकदम एग्जैक्ट डेटा बोल रहे हैं बेटा। सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल धरती पे लगता है वो चंद्रमा की तुलना में 150 गुना ज्यादा लगता है। तो दूरी ज्यादा है ना, द्रव्यमान भी बहुत ज्यादा है, भारी पड़ जाता है सूरज। अब आप कहेंगे दूरी, अब दूरी उरी मत बोलना, सब इसमें हो गया है। इसमें दूरी सूरी द्रव्यमान और सब हो गया। अब मत कहना दूरी है, यह है वह है, सब कैलकुलेट हो गया। तो अगर चंद्रमा का बल x आएगा, x की जो भी वैल्यू हो, तो सूर्य की जो वैल्यू होगी 150 गुणे x हो जाएगी, यानी उसका 150 गुना ज्यादा लगता है। ध्यान से सुनना, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा की तुलना में 150 गुना अधिक होता है। इसका मतलब कि चंद्रमा के कारण अगर 1 मीटर ज्वार आए, तो सूर्य के कारण 150 मीटर ऊंचा ज्वार आना चाहिए। आया ना? यदि ज्वार गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है तो दिमाग ही बना रहा है कि कुछ और कारण है क्या? ना 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 ना, यही कारण है, एक ही कारण है, बिल्कुल सही पकड़ा। ज्वार गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आते हैं, ज्वार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आते हैं। सूर्य का ज्वारीय बल चंद्रमा की तुलना में 150 गुना ज्यादा, ये कैलकुलेटेड है। गूगल से पूछ लेना, कहीं पूछ लेना। सूर्य का ग्रेविटेशनल पुल जो धरती पे लगता है वो चंद्रमा से 150 गुना जाता है। लेकिन जादू भरी बात यह है कि ज्वारों पे नियंत्रण चंद्रमा का ज्यादा है। चंद्रमा का ज्वारों पे नियंत्रण सूर्य की तुलना में 2 = 1/4 गुना अधिक है। ये क्या वजह है? अब ये टीचर से पूछिए, भूगोल के विद्वानों से पूछिए। इस सर बता रहे थे, क्या ये सही है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा की तुलना में 150 गुना अधिक है। तो कुछ हाँ ना बोलेंगे ना? जब हाँ ना बोल दें तो फिर पलट के पूछो। लेकिन मैंने सुना है सर चंद्रमा ज्यादा नियंत्रण रखता है ज्वारों पर। ये पहेली क्या है? अगर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार आता है तो सूर्य के कारण ज्वार चंद्रमा वाले ज्वार से 150 गुना ऊपर होना चाहिए। यानी अगर चंद्रमा के कारण सागर का पानी 1 मीटर ऊपर चढ़ता हो तो सूर्य के कारण इसको 150 मीटर ऊपर जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता। और बड़ी मजेदार बात है कि चंद्रमा का जो नियंत्रण है 2 = 1/4 गुना अधिक, यानी 2.25 गुना कह लो, 2.25 गुना ज्यादा लगता है, यानी 2 गुना से ज्यादा असर छोड़ता है चंद्रमा। पहेली है, इसका जवाब आप ढूंढेंगे, कल बताएंगे। कल मत बताइएगा तो परसों बताइएगा, क्योंकि कल भूगोल के लेक्चर होगा। कोई टीचर उचर आपको भूगोल पढ़ाएंगे ना कहीं, तो कल क्लियर कर लीजिएगा, परसों मुझे बताइएगा। ऐसा क्यों है? तो ध्यान रखिएगा, बरगलाए ना कोई आपको, मूर्ख ना बनाए कोई आपको, ठीक है? और ऐसा ही है, ये उलट पुलट क्या है मामला। गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य का ज्यादा है, पानी चंद्रमा ज्यादा खींच लेता है। आप बोलोगे दूरी, तो अब मत बोलना दूरी, दूरी उरी हो गया है सब कैलकुलेशन में। इसमें दूरी नहीं हुई है, इसमें दूरी नहीं रखी गई है, सब हो गया है ना भैया। ये तो फाइनल कैलकुलेशन है ना।
कि अगर 1 यूनिट इसका फोर्स लगता है तो 150 यूनिट सूर्य का लगता है, 2 यूनिट इसका लगता होगा तो 300 यूनिट इसका लगता होगा। बोल नहीं रहे। तो बस अब ये सब पता लगा के मुझे बताइएगा। हम अभी दूसरे फील्ड की तरफ जा रहे हैं। हमारा इलाका है तारों का निर्माण करना, सॉरी ग्रहों का निर्माण करना। एक प्रश्न हम पूछेंगे, बस जवाब दीजिएगा। क्या सूर्य अपने स्थान पर रोका है या कोई गतिविधि करता है? करता है। कौन कौन सी गति करता है? हाँ बोले। अपने अर्थ को घूमता परिक्रमण करता है और बीच से अपने आकाशगंगा को वो चक्कर लगाता है। वेरी गुड। अपने एक्सिस पे किधर से किधर घूमता है? सूरज पे किधर पूरब है? कोई सापेक्षिक नहीं। सूर्य पे पूरब कोई बता सकता है? अरे भैया, पूरब एक सूर्य के सापेक्ष पूर्व पश्चिम होता है। सूर्य पे पूरब किधर होता है? और जो नालायक टीचर अगर ये बोलता है ना, धरती पे उससे बड़ा मूर्ख नहीं होगा कोई। सूर्य पे आप पूरब बताओगे किधर है? हाँ, और सूर्य पर ही चले जाके आप फिर पूरब पश्चिम बोल सकते हो। आप यू आर नॉट अलाउड। एक बात बताएं, भूगोल में तो कहीं भी पूरब पश्चिम नहीं बोलना चाहिए, और जहां आप बोल रहे हो वहां तो किसी हालत में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सूर्य पे जाके किधर पूरब होगा कौन बताए भाई? जिधर सूर्योदय होता है उधर पूरब होता है, या जिधर पूरब होता है उधर सूर्योदय होता है। सूर्य पे किधर पूरब है? आप पूरब पर ही खड़े हो। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अच्छा, सूर्य पे किधर पूरब होगा? जिधर धरती निकलेगी, है ना? नो 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 नो, ये कोई सापेक्ष वाला मामला नहीं है। मैं बता रहा हूं, आप सूर्य पे पूरब बता के दिखाइए मुझे, सूर्य पे किधर पूरब है? कोई नहीं। अगर जो कहता है वो ब्लंडर करता है, कहने को कोई कुछ भी कहे। पृथ्वी पर हम सूर्य के सापेक्ष पूरब कहते हैं। पृथ्वी पे जिसको हम लोग पूरब कहते हैं वो सूर्य के सापेक्ष कहते हैं। सूर्य पे पूरब किधर बोल देंगे? तो देखो, ज्योग्राफी में ये बोलना ही खतरनाक है। धरती पे चल जाता है। हम भी आपको पढ़ाते हैं तो बता देते हैं कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। यहां तो बात इसलिए चल जाती है कि चलो सूर्य एक सापेक्ष है। सूर्य पे जाके बेटा कभी पूरब पश्चिम नहीं बोला जा सकता, बोला ही नहीं जा सकता, अलाउड ही नहीं है। इसलिए ज्योग्राफी में एक बहुत सुंदर सा है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये बोलना ज्यादा अच्छा है। अब उस बहस में हम नहीं जाना चाह रहे हैं, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। 12। हाँ, तो ये तय हो गया कि सूर्य रुका नहीं है भैया, घूमता रहता है, अपने एक्सिस पर घूम रहा होता है। दूसरा कि इसके अलावा भी कोई गति करता है। आकाशगंगा का चक्कर लगा कितने दिनों में? लगभग लगभग मोटा मोटा, हाँ एवरेज 25 करोड़ मान लेते हैं, 25 कौन सा। तो वो क्या चक्कर लगाता है? जैसे पानी में आप देखते हो, जैसे मैंने बोला था कि आकाशगंगाएं गोल गोल घूम रही है, ठीक वैसे जैसे पानी में भंवर उठता है। तो आप देखते हो अगर उस पानी में खरपतवार है तो वो भी भंवर के साथ साथ गोल गोल घूम रहा होता है। तो ये जितने तारे हैं ब्रह्मांड, सॉरी आकाशगंगा में, मिल्की वे में, वो भी सब गोल गोल घूम रहे होते हैं। सारे तारे घूम रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, सारे तारे अगर घूम रहे हैं तो हम भी घूमेंगे, हमारा सूरज घूमेगा। नहीं, जरूरी नहीं कि हम घूमें, सूरज तो चक्कर लगाएगा, लेकिन हम लोगों का जीवन सूरज से जुड़ा हुआ है। इससे सूरज जब जाता है तो हम लोग भी जान नहीं छोड़ते। वो कहते हैं ना, हम भी चलेंगे साथ में। तो सूरज चक्कर लगाता है, हमारा पूरा सोलर सिस्टम सूरज का पीछा नहीं छोड़ता, उसके साथ साथ लगा रहता है। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे सूर्य आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है,
और हम लोग तो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। सूर्य आगे बढ़ता है लेकिन हम सूर्य का चक्कर लगाना नहीं रोकते। अब अगर पृथ्वी की बात करें तो अब तो पृथ्वी की 3 गति हो गई, एक दैनिक गति, एक वार्षिक गति, और एक आकाश गंगा में जो सूर्य चक्कर लगा रहा है उसके साथ साथ पृथ्वी भी तो चक्कर लगा रही है। पृथ्वी छोड़ दे रही है सूरज को कि जाइए और 25 करोड़ साल बाद चक्कर लगा के आइएगा, हम यही इंतजार कर रहे हैं आपका। ऐसा होता है क्या? तो पृथ्वी की कितनी गति दिखी? 3, और एक चौथी भी गति, आकाश गंगा ही एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, तो पृथ्वी भी भाग रही हो, बोल नहीं रहे। अब इस गतिविधि के फिराक में पड़ोगे तो दिमाग गड़बड़ाने लगेगा। बेहतर यही है कि सूर्य की गति करे। तो ये जेम्स जीन ने ये बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य जब अपनी आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा होगा, लगाता है, उसी समय वो किसी बड़े तारे के पास से गुजरा होगा। जाहिर सी बात, तो तमाम तारे, कोई करीब आएगा कोई दूर आएगा, ये तो चक्कर जब लगेगा तो होगा ही। जब अपनी आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा होगा तो हर तारे एक बराबर गति से तो चक्कर नहीं लगाएंगे ना, कोई करीब होगा कोई दूर होगा कोई और दूर होगा, चक्कर तो सभी लगा रहे हैं। तो उन्होंने, मैं नहीं कह रहा हूं, अगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ दिखेगा तो जेम्स जीन को ढूंढिए, मुझे मत ढूंढिए। मैं सिर्फ जेम्स जीन की बात को बता रहा हूं आप तक, मेरा ओपिनियन नहीं है ये। तो जेम्स जीन ने बताया कि सूर्य जब अपनी आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा होगा तो संभावना इस बात की है किसी बहुत बड़े तारे के पास से गुजरा होगा, कोई बहुत बड़ा तारा इसके नजदीक आया होगा और उस तारे और सूर्य के बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल लगा होगा, वो तो किसी के बीच में लगेगा। क्योंकि वो बहुत बड़ा तारा था, उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत बहुत अधिक था, और वो क्या किया कि सूर्य के एक हिस्से को खींचना शुरू किया। क्योंकि सूर्य ठोस नहीं है, धरती को कोई खींच के अलग नहीं कर पाएगा चाहे जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगा दे। इसलिए देखते हैं धरती नहीं खींचती, पानी खींच जाता है। क्यों? पानी इलास्टिक है, वो खींच जाता है। हमारा घर थोड़ी खींच के उखड़ जाएगा और पेड़ थोड़ी खींच के उखड़ जाएगा जड़ से, क्योंकि ये फिजिकली जुड़े हुए हैं ना बेटा। पानी इलास्टिसिटी नेचर होता है पानी का, इसलिए पानी में खिंचाव अनुभूति होती है। खिंचाव तो हर जगह होता है, हमारे आप में खिंचाव होता है, घर में खिंचाव होता है, पेड़ों में खिंचाव होता है, लेकिन वो खिंच नहीं पाते क्योंकि फिजिकली वो जुड़े हैं। पानी दिख जाता है खींचता हुआ क्योंकि वो भौतिक रूप से जुड़ा नहीं है। हाँ, वो सागर का पानी बर्फ अगर बन जाए तो नहीं खींचेगा, क्लियर है? क्योंकि फिर वो फिजिकली जुड़ जाएगा तो उसमें खिंचाव नहीं आ पाएगा। लिक्विड फॉर्मेट में रहेगा तो खिंचाव दिख जाएगा। पता नहीं मेरी बात से सहमत है कि नहीं? तो गैस इलास्टिक नहीं है? गैस भी इलास्टिक है। हाँ, गैस में भी खिंचाव हो सकता है। गैस में कोई भौतिक रूप से जुड़ी तो नहीं है ना बेटा, खिंचाव गैस में भी हो सकता है अगर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो चूंकि तारा गैस से बना है ना बेटा, तो जब गुरुत्वाकर्षण बल उस तारे का बहुत भीषण सूर्य पे लगा, इसकी गैसों का खिंचाव होने लगा। क्लियर है? यानी गैसों में ज्वार आने लगा, और इतना तेज ज्वार आया यानी वो तारा इतना बड़ा रहा होगा कि सूर्य का एक हिस्सा टूट के उसे अलग ही हो गया, एक छोटा सा हिस्सा। जेम्स जीन ने उसे नाम दिया फिलामेंट। फिलामेंट किसको कहते हैं भूल जाइए, हमको भी मालूम है किसको कहते हैं, लेकिन जेम्स जीन ने उस हिस्से को जो टूट के पृथक हुआ उसको उन्होंने नाम दिया क्या बेटा? फिलामेंट। तो टूट के अलग तो हो गया लेकिन सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ के भाग नहीं पाया, डिटैच तो हो गया। वो वैसे ही जैसे उपग्रह हम लोग भेज तो देते हैं लेकिन कोई उपग्रह भाग नहीं पाता, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बध के पृथ्वी का चक्कर लगाने लगता है। तो सूर्य से वो हिस्सा अलग तो हो गया लेकिन सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो सूर्य का चक्कर लगाने लगा। कौन? वो फिलामेंट जो अलग हुआ था। तो वो उसने क्या किया? वो तोड़ के अलग करके छोड़ दिया, अपनी राह चला होगा, ये अपनी राह चले। और जो हिस्सा टूट के अलग हुआ वो सन के ग्रेविटेशन के कारण वो सूर्य के ग्रेविटी को छोड़ के भाग नहीं पाया, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। लेकिन अब वो सूर्य से अलग हो चुका था, ऊर्जा की सप्लाई बाधित हो गई थी। सूर्य से जब अलग हुआ था तो डेफिनेटली बहुत गर्म रहा होगा, लेकिन अब उसे ठंडा होना होगा।
क्यों? क्योंकि सप्लाई रूट कट गई ना। अब वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, और ठंडा होते 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 वही फिलामेंट ग्रहों आदि के रूप में बदल गया। और बचपन में जब हम ये पढ़ते हैं कि पृथ्वी प्रारंभ में आग का गोला थी, तो जेम्स जीन थोड़ा प्रमाणित भी हो जाते हैं। हर किसी को पता है कि पृथ्वी शुरू में एकदम आग के गोले जैसा थी, बहुत गर्म थी। अब ना धीरे धीरे ठंडी हुई है। वैसे ठंडी तो अब भी हो रही है, गर्मी तो अभी भी निकल रही है पृथ्वी की रह रह के। ज्वालामुखी के विस्फोट तो आज भी हो रहे हैं। पृथ्वी की गर्मी धीरे धीरे घट रही है। ये प्रक्रिया आज की नहीं, करोड़ों वर्षों से चल रही है। तो जेम्स जीन ने बताया कि ऐसे हुआ। तो थोड़ा 2 लाइन लिखोगे? चूंकि ये पहला सिद्धांत है बेटा ड्यूअलिस्टिक थ्योरी का, इसलिए थोड़ा 2 लाइन लिख लेना जरूरी है। बाकी सब इसी के पद चिन्हों पे चले हैं। लिखें। जेम्स जीन ने बताया कि जब सूर्य अपनी आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा होगा, तो जब सूर्य अपनी आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा था, तो यह निश्चित रूप से किसी बड़े तारे के पास से गुजरा। ये निश्चित रूप से किसी बड़े तारे के पास से गुजरा होगा। अब ये क्या है भैया? जेम्स जीन दूरबीन लगा के देख रहे थे? अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, उसमें जेम्स जीन थे? ये क्या है? परिकल्पना है। उनको लग रहा है ऐसा हुआ होगा, नीड नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही हुआ हो। उनको ये लग रहा है कि मुझे एक संभावना ये दिख रही है कि शायद यह हुआ हो, इसलिए कोई सिद्धांत नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ एक परिकल्पना है। समझ रहे हैं बेटा? पता नहीं वही हुआ कि कुछ और हुआ। तो जेम्स जीन को लग रहा है कि मेरे हिसाब से ऐसा हुआ होगा, और जेम्स जीन अगर सही होते तो फिर दूसरा सिद्धांत क्यों आता, तीसरा कहां आता? इनको लगा कि मुझे लग रहा है, वो ऐसे ना जैसे आप जा रहे हो सड़क पर ट्रेवल करते हुए, और एक कार एक पेड़ से टकराई हुई आपको दिखती है, एक्सीडेंट हुआ है, भीड़ लगी हुई है, आप भी बाइक रोके, कार रोके, उतर गए, देखने लगे। अब तथाकथित विशेषज्ञ अपनी अपनी राय देने लगते हैं। एक जाने कहते हैं कि लग रहा ड्राइवर सो गया, एक जाने कहते हैं कि लग रहा है कि उसका ब्रेक फेल हो गया। कुछ न कुछ तो हुआ ही है। बता देंगे अब क्या हुआ है? कयास ही तो लगाए जा सकते हैं ना। ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, ड्राइवर को झपकी आ गई होगी, कुछ और हुआ होगा। आप सिर्फ परिकल्पनाएं प्रस्तुत कर सकते हैं, एक्चुअल में क्या हुआ ये बताना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, साक्ष्यों के आधार पे कुछ गंभीर बातें बताई जा सकती है। जैसे थोड़ी दूर पे एक साइकिल पड़ी हुई है टूटी फूटी, अब समझ में आ रहा है। हम थे नहीं जब हुआ कुछ, लेकिन अंदाजा लग रहा है किसी साइकिल को बचाने के चक्कर में इनका चक्कर हो गया। तो कुछ सिम्टम्स के आधार पर ही निष्कर्ष निकालते हैं हम लोग, लेकिन ये जरूरी नहीं वो सही हो। तो जेम्स जीन ने एक परिकल्पना दिया बेटा कि मुझे ऐसा लग रहा है, हकीकत है नहीं है कोई कुछ नहीं कह सकता। लिखे, एक बड़े तारे के पास से गुजरा होगा, लिखा? लिखे। उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य का एक हिस्सा पृथक हुआ। कितना? हाँ हाँ, वही 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 0.1, उसका एक हिस्सा टूट के पृथक हुआ, जिसे उन्होंने फिलामेंट कहा। जिसे उन्होंने क्या नाम दिया बेटा? फिलामेंट नाम दिया, जिसे उन्होंने फिलामेंट कहा।
ठीक है, फिलामेंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, क्योंकि सामान्य रूप से फिलामेंट तो बल्ब में जो टंगस्टन वायर होते थे उसको क्यों बोलते हैं, है ना। कि जेम्स जी ने उस दहकते हुए हिस्से को, गर्म हिस्से को जो टूट के अलग हुआ, उसको उन्होंने फिलामेंट का नाम दिया। क्लियर है बेटा। देखें, यह फिलामेंट सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को नहीं छोड़ पाया, तथा सूर्य का चक्कर लगाने लगा। जैसा पानी बेटा देना अखिले से गिलास, चक्कर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को नहीं छोड़ पाया तथा वह सूर्य का चक्कर लगाने लगा। यही फिलामेंट ठंडा होने के उपरांत ग्रहों आदि में परिवर्तित हो गया। क्लियर है। ये जेम्स जी ने कहा, कितना सही कितना गलत हम कुछ टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, ये उनकी राय थी। हाँ, इन्हीं के एक बड़े अभिन्न मित्र थे जेम्स जेफरीज, तो उनको इसमें कुछ कमी वमी समझ में आई, तीनों ने 1929 में इसमें कुछ संशोधन किया। तो जेम्स जेफरीज ने कुछ संशोधन कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन मूल मुद्दा यही था जेम्स जीन का। अब आप इसे सहमत हो नहीं हो तो आप देख रहे हो, दो की प्रक्रिया में निर्माण हुआ ना, बोल नहीं रहे, इसलिए इसको ड्यूअलिस्टिक कहा जाता है। यानी दो की प्रतिक्रिया के स्वरूप ये सब हुआ। और उधर क्या था, गैसेस हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस, एक ही चीज मान रहे थे ना। अगला लिखो बेटा, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, युगल तारा परिकल्पना, हिंदी बड़ी शानदार शानदार है ना। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, बाइनरी माने दो, स्टार माने तारा, हाइपोथेसिस माने परिकल्पना, द्वितारक सिद्धांत भी कहा जाता है ना बेटा। कब दिया बेटा, 19 वर्ष याद करो, 1937 में इन्होंने, लिख लो, ये सिद्धांत कब आया बेटा, 1937 में आया। क्या नाम रखा गया, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। ये क्या मामला है। अच्छा, आप में से किसी ने बाइनरी स्टार का नाम सुना है, कहीं पढ़ते पढ़ते समय नहीं सुना है। देखिए, साफ तुरंत बोल दिया करिए बेटा, नहीं सुना है सर। सुने रहते तो क्या करने आते यहाँ, सब कुछ आप जानते ही होते हैं तो यहाँ काहे के लिए आते हैं भाई। तो जाहिर सी बात है, यहाँ आए हैं तो कुछ सुनने कुछ जानने आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये हम कुछ पूछे तो इसका अभिप्राय ये थोड़ी कि आप उसको जान ही रहे हैं। हाँ, लेकिन एकदम शान से बोलिए नहीं जानते, तो हम बताएंगे। जितने तारे हैं ब्रह्मांड में, एक जादू भरी बात सुन लें, जितने तारे हैं वो सारे तारे पेयर में हैं, जोड़े में हैं। हर तारे का एक बाइनरी स्टार है। जितने तारे हैं सबका एक जोड़ा तारा है, और उल्टा घूमते हैं। ये जिधर घूमेगा क्लॉकवाइज तो वो घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। लगभग लगभग हर तारे के बाइनरी स्टार को पहचान लिया गया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो हमारे सबसे पास का तारा है, इसी का जोड़ा नहीं दिख रहा है, इसी का पार्टनर नहीं दिख रहा है। ये अकेले क्या कर रहे हैं, इनका पार्टनर कहां गया। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आखिरकार हर तारे का बाइनरी दिख रहा है, ये हमारे सन का बाइनरी स्टार कहां गया, नहीं मिल रहा है बाइनरी स्टार। और ये तो चूंकि करीब का है, जिसके बाइनरी स्टार को ढूंढना बड़ा आसान था। और बड़ी मजेदार बात है कि हमारे सूर्य का बाइनरी स्टार है ही नहीं है, गायब हो गया। तो किसी ने बताया कि गायब नहीं हुआ, सुपरनोवा में दिवंगत हो गया। अब बेचारा अकेले जी रहा है ना। इसका लाइफ पार्टनर नहीं है, इसके साथ अकेले जी रहा है। तो लाइफ पार्टनर के जो बचे कुचे अवशेष थे ना,
यही सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ के भाग नहीं पाए। सूर्य ने कहा कि तुम चले गए लेकिन तुम्हारे अवशेष ही सही, और वो सारे अवशेष सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, जो ग्रहों आग में बदल गए। इसी को कॉन्सेप्ट दिया जाता है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, है ना बेटा। बाइनरी माने क्या होता है? दो तारक, युगल तारक, जो भी कह लें। हिंदी बड़ी समृद्ध भाषा है तो बड़े बड़े शब्द हैं। तो अब ये क्या है मामला? क्योंकि ये बहुत पेचीदा मामला है कि सूर्य का बाइनरी स्टार किधर गया। जब हर तारे का बाइनरी स्टार मौजूद है तो सूर्य का बाइनरी कहां गया? और जो आसपास के तारे दिख रहे हैं उसमें सौर परिवार किसी का दिख नहीं रहा है, इन्हीं का पार्टनर गायब है और इन्हीं का ग्रहों का परिवार दिख रहा है। तो इतना कयास तो लग ही जाता है कि उसी से कहानी बन गई होगी। जो इसका दूसरा तारा रहा होगा वो सुपरनोवा वगैरह में गया होगा, तो बाकी जो अवशेष वगैरह बच गए होंगे वो धीरे धीरे सूर्य के चारों तरफ घूमते घामते तारों का निर्माण करेंगे। ठीक है? अच्छा, ठीक नहीं लग रहा है तो हम क्या करें? रसेल का फोन नंबर दें, हम उनसे बात करो, हमसे कुछ नहीं बात कर सकते, मैं उनकी बात बता रहा हूं। अगला बेटा, अंतर तारक धूल परिकल्पना। इनका वर्ष बेटा जरूर सबका लिखते रहना, ये बाद वालों का 1937 है, ध्यान रखना। अगला क्या है बेटा? अंतर तारक धूल परिकल्पना, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। इंटर स्टेलर लिख दें बोर्ड पे? बोले बेटा? नहीं, देखो इंग्लिश लिखना अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक है, हिंदी वाला लिखना जरूरी है। अंतर तारक धूल परिकल्पना। लेकिन हिंदी में तकलीफ क्या है कि इसके इतने पर्यायवाची होते हैं कि परीक्षा में इस नाम को किसी दूसरे अर्थों में लिख देगा, फिर आप तकलीफ में जाएंगे। इंग्लिश की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, यहाँ दूसरा वर्ड प्रयोग नहीं किया। ब्लैक होल तो हमेशा ब्लैक होल रहेगा, हिंदी में न जाने क्या क्या रहेगा। क्लियर है? चलो हम लिख दे रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इंटर स्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। अच्छा, एक निवेदन और करना है कि इसमें एक्चुअल में आप लोगों को थोड़ा सा बेइज्जती महसूस होती है। हम सबका अहंकार होता है, हम सबका स्वाभिमान होता है, हम सबका ईगो होता है, किसी का कम किसी का ज्यादा, तो थोड़ा ईगो हर्ट होने लगता है कि अंग्रेजी नहीं लिख पा रहे हैं कुछ लोगों का। मेरा नहीं हर्ट होता, मुझे नहीं आती रशियन, मुझे कोई दुख नहीं है कहने में। मुझे नहीं आती फ्रेंच, आपको आती है क्या? फ्रेंच भाषा आती है तो बड़े शान से कह देते हो कि नहीं आती। तो अंग्रेजी नहीं आती तो इतना काहे शर्माते हैं? एक भाषा है, नहीं आती नहीं आती, ये भाषा के अलावा कुछ और है। लेकिन अंग्रेजी जब पूछा जाएगा आती है, तब एकदम आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। हम पूछें कि फ्रेंच भाषा आती है तो आराम से बोलेंगे नहीं आती। जापानीज आती है? नहीं आती। चाइनीज आती है? नहीं आती। अंग्रेजी बड़ी इज्जत का मामला हो गया, इससे बाहर निकलिए, है ना। इस कुंठा से बाहर निकलिए, ये अंग्रेजों के जमाने की कुंठा है और वही सबको ले डूबा, हम लोगों को बर्बाद कर दिया। ये सुनियोजित ढंग से हम लोगों को बर्बाद किया गया भाषाओं के चक्कर में। एक अभी एक मूवी आई है, पता नहीं आप बवाल उसमें देख रहे हो, ओपेनहाइमर, नजर पड़ी है? नहीं आई नहीं है अभी, वो आ ही रही है तब तक उसमें विवाद हो गया। भारत की नई मूवी है ओपेनहाइमर का, तो भाई तो आपने नाम ही सुना था। ये फिजिस्ट भी थे, परमाणु वैज्ञानिक भी थे, और इन्हीं के देखरेख में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, ओपेनहाइमर के, अमेरिका ने जो परमाणु परीक्षण किया था। और जब हिरोशिमा नागासाकी बम गिराया था तो ओपेनहाइमर बहुत नाराज हो गए, उनका हमने इसलिए नहीं बनाया था कि आप मनुष्यों को मार दें, और आज के बाद से हम इस दिशा में कोई काम नहीं करेंगे। बहरहाल ओपेनहाइमर ने बताया कि हमने परमाणु बम गीता पढ़ के बनाया, खुला चैलेंज किया उन्होंने कि मैंने जो परमाणु बम बनाया वो गीता पढ़ के बनाया है। एक्चुअल में इन नालायकों ने क्या किया कि सारे हमारे वेदों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया,
और जम के पढ़े। सारा खजाना वहीं छुपा है, सारा खजाना वहीं छुपा है। और हमारी परेशानी यह है कि संस्कृत हमसे छूट गई और वेद हम पढ़ते नहीं, पढ़ते ही नहीं। वो आगे निकल गए और हमको ये बता के गए कि तुम्हारी भाषा और तुम्हारे ग्रंथ बेकार के हैं, और हमारे ही ग्रंथों से सारा काम हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है बेटा जो हमारे ग्रंथों में नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि हम उसको तिरस्कृत कर दिए, छोड़ दिए, हमको बेकार की चीजें लगती, हम नहीं पढ़ते उसको। अब आज तो मजबूरी भी है नहीं पढ़ने की, क्योंकि पढ़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि भाषा ही नहीं आती आपको। देखना अभी बड़ी हाहाकार मचा हुआ है पूरी दुनिया में। जो हॉलीवुड की मूवी है, बहुत बड़े बजट की मूवी है, और उसमें हुआ क्या कि संस्कृत के एक श्लोक को लेके कुछ विवाद हुआ है। गीता का कोई श्लोक था, उसको लेके विवाद हुआ है, क्योंकि थोड़ा हम लोगों की धार्मिक मान्यताएं खंडित हो रही हैं। अब आप चप्पल पे भगवान राम का फोटो बना दोगे तो हमें तो बुरा लगेगा ना। तो हमारी जो धार्मिक मान्यता है उनकी एक प्रतिष्ठा है, उसके हिसाब से। अब मंदिर में जूता पहन के आप टहलोगे तो हमें खराब लगेगा। आपकी भावनाएं भले ठीक हो, लेकिन आपने गलत काम किया। तो कुछ इस तरह के इशू आया है पिक्चर में, गीता के किसी श्लोक वगैरह को लेके उसमें विवाद हो गया। मैंने विरोध करना शुरू किया कि नहीं नहीं, आप इसको हटाइए, ये सब हो रहा है। तो कुल मिला के बेटा हम लोग इतनी समृद्धि परंपरा और मिट्टी में मिला दिया। शून्य का आविष्कार उन्होंने कर दिया, शून्य का आविष्कार उन्होंने कर दिया। और वेद में हम नंबर नहीं लिखे हैं। वेद में जितनी ऋचाएं वगैरह लिखी गई है बिना नंबर के लिखा गया है, और जीरो वो बनाए हैं। मैंने इतनी बेहूदी बातें हैं बेटा जो समझ के परे हैं। बिना नंबरों के हम लोग गिनती लिख डाले। अब वो तो आंख में धूल झोंकने वाली स्थिति, और आप मान भी लिए। सब कुछ हम लोगों ने कर लिया बेटा। इसका मतलब है कि शायद हमारे वेदों में प्रणवम बनाने की बात भी लिखी थी। अब वो अलग विषय वस्तु है, लेकिन इतना जरूर समझे बेटा कि थोड़ा अपनी जमीन की ओर अगर हम लोग लौटें थोड़ा बेहतर है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम चाह के भी नहीं लौट सकते। बड़ी मुश्किल से वेदों का नाम याद करते हैं, वो भी कंपटीशन में पूछा जाता है इस वजह से। कभी गलती से नहीं देखा होगा कि ऋग्वेद की एक आध लाइन क्या है, अथर्ववेद की एक आध लाइन क्या है। पूरी मेडिकल साइंस है, पूरी साइंस है, सब कुछ है। करने वाले उस पर काम कर रहे हैं, हम लोग को बकवास दिख रहा है। बहरहाल छोड़िए वो सब। हाँ, इनका लिख लो बेटा। अंतर तारक धूल परिकल्पना लिखा बेटा। ये सबसे आधुनिक सिद्धांत है, सबसे नया सिद्धांत है। देने वाले वैज्ञानिक का नाम था आटो स्मिड। लिख दें बोर्ड पे। आटो स्मिड 1943 में दिया। तो इनका भी वही सब मानना था कि जब तारे मरते हैं तो उनकी ढेर सारी डस्ट वस्ट फैलती है। वही डस्ट जो है ना बेटा, वो खिंच गई एक तारे की ओर, और उसे ग्रहों आदि का निर्माण हो गया। कुल मिला जुला के एक ही कहानी को अलग अलग तरीके से लोगों ने प्रस्तुत किया। एक बात तय है कि हो सकता है इसी में से किसी प्रकार से ग्रह बना हो, और यह भी हो सकता है इसमें से किसी प्रकार से ना बना हो सकता है उस सत्य तक अभी हम लोग पहुंच ना पाए हों। ये सिर्फ परिकल्पनाएं हैं बेटा। लेकिन हाँ, जो आधुनिक सिद्धांत है उस पर भरोसा थोड़ा सा ज्यादा किया जा सकता है। क्लियर हुआ बेटा? तो 2 नाम उधर और 3 नाम इधर, ये याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, भलाई है। कहीं आपसे डिटेल उटेल में नहीं पूछेगा। पिछले साल मैंने पिछले साल मैंने ये पूछते हुए देखा सिविल सर्विसेज में, आईएएस में, कि अंतर तारक धूल परिकल्पना किसने दिया। बस इतना सा प्रश्न, 4 विकल्प में से आपको उत्तर ढूंढ लेना था। ऐसे ही क्वेश्चन बेटा देखेंगे आपकी परीक्षा में। चूंकि आप सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं, इसलिए थ्योरी आपसे नहीं पूछी जाएगी। थ्योरी देने होने वालों का नाम हम पूछ के आपको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हम वैकल्पिक की परीक्षा थोड़ी दे रहे हैं,
सामान्य दिन की परीक्षा दे रहे हैं, इसलिए सैद्धांतिक पक्ष कम से कम पूछा जाता है, व्यवहारिक पक्ष अधिक से अधिक पूछा जाता है। लिखे आगे बेटा, निर्माण के आधार पर ग्रहों को, आगे बढ़िए, छोड़ दीजिए इस सब, हो गया ना बेटा। आप फिर से समझिए हेडिंग, निर्माण के आधार पर ग्रहों का विभाजन। निर्माण के आधार पर ग्रहों का विभाजन। लिखिए, निर्माण के आधार पर ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। निर्माण के आधार पर ग्रहों को कितने बेटा, दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, आंतरिक ग्रह, और एक बात ध्यान रखना, इन्हीं को हम लोग कहते हैं क्लासिकल प्लैनेट। क्लासिकल माने शास्त्रीय ग्रह। कल को तो आपको तंग कर देगा, दिन में से कौन सा क्लासिकल ग्रह नहीं है, दिन में से कौन सा क्लासिकल प्लैनेट है। क्लासिकल माने शास्त्रीय ग्रह जिनको कहते हैं, जो परिभाषाओं में खरे उतरते। ग्रह तो सबके साथ लगा हुआ, अवान्तर ग्रह, ग्रह नहीं लगा है ना, तो ग्रह लगा है ना, बौना ग्रह लगा है ना, इनके साथ खाली ग्रह है, इनके नाम के आगे वागे कुछ नहीं लगा है, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिकल प्लैनेट, शास्त्रीय ग्रह। भूलिएगा नहीं बेटा। तो क्लासिकल प्लैनेट कितने हैं, 8 हैं। शास्त्रीय ग्रह कितने हैं बेटा, 8 हैं। इनको हम लोग क्लासिकल प्लैनेट कहते हैं। अभी हम लिखवाएंगे, इनको हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। एक को कहते हैं आंतरिक ग्रह, बोले बेटा, और एक को क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह। दोनों शास्त्रीय ग्रह है, दोनों क्लासिकल प्लैनेट को बांटा गया है। क्लियर है बेटा। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है बेटा, या पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, इनका एक नाम भी है क्या बेटा, पार्थिव ग्रह। इनको बाह्य ग्रह कहते हैं या इनको जोवियन ग्रह भी कहते हैं। इंग्लिश में जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं। क्लियर है बेटा। तो थोड़ा थोड़ा लिखा जाए। क्या लिखा बेटा, हेडिंग क्या बनाया है, निर्माण के आधार पे, ये नहीं लिखा है ना, नहीं, हेडिंग क्या बनाया, हाँ, थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए, निर्माण के आधार पे शास्त्रीय ग्रहों का, उसी में जोड़ लीजिए, या लास्ट में कहीं जगह हो ना तो वही ब्रैकेट में शास्त्रीय ग्रह लिख लीजिएगा, क्लासिकल प्लैनेट कह लीजिएगा। ये जो 8 नाम है ना बेटा, इन 8 को हम लोग शास्त्रीय ग्रह कहते हैं, क्लासिकल प्लैनेट कहते हैं। क्लियर है बेटा। पहला कौन सा बेटा, डरे डरे मत पढ़ो, डर डर के पढ़ना मुझे गवारा नहीं है भाई। हम लोग यहाँ तूफान मचाने आए, डरे किस बात के लिए हो, इसलिए कि हम नहीं जानते, यही ना डर है कि सर हम जानते नहीं। जान जाएंगे बेटा, ऐसा क्या है। और मैंने बार बार आपसे कहा, कोई जान के पैदा थोड़ा ही हुआ है धरती पे, बस अंतर सिर्फ इतना है कि कोई पहले जाना, कोई बाद में जानने की कोशिश कर रहा है। और कोशिश कर रहे हो आप, काहे नहीं जानोगे, क्यों नहीं जानेंगे भाई, इसमें ऐसा कुछ नहीं है बेटा, जान नहीं सकते। बस गड़बड़ी खाली ये हो गई कि जानने में थोड़ा सा समय का इंटरवल हो गया। एक समय पे आपको जानना था, जैसे ये देखो सही समय पे जान रहा है, इसके जानने का समय बिल्कुल राइट है,
क्योंकि अभी ये फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, तो अभी इसके पास ठीक ठाक टाइम है जानने का। लेकिन कहीं कोई परेशानी नहीं है बेटा। मैं एक बात आपको बताऊं, जैसे आजकल आप देखते हो बच्चे LKG वगैरह में जाते हैं तभी से अंग्रेजी पढ़ना शुरू करते हैं, बोल नहीं रहे हैं। और माँ बाप का पहला सगल है कि जैसे घर में कोई गेस्ट आया, बच्चे अपने बच्चे से बोलेंगे बेटा पोएम सुनाओ, और बेटा अंग्रेजी का 4-6 लाइन बोल देता है, और माँ बाप भी एकदम गदगद। और गेस्ट तो पूछो मत कि अब तो अंग्रेज हो ही गया। यही तस्वीर है हम लोग। कॉन्वेंट एजुकेटेड 99% बच्चों की इतनी बुरी वेदना है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ना उनको हिंदी आती है, ना उनको इंग्लिश आती है। उनको इंग्लिश भी नहीं आती, और हिंदी का तो पूछो मत, सत्यानाश हो गया दोनों भाषा का। और वो कहानी इतनी बुरी तरह से बिगड़ी कि अब उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। हम लोगों के जमाने में सुन लो, हम लोगों के नहीं, मैं हर बात, मैं नहीं कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ भाई, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। और हम लोग के जमाने में ये सब बड़ा फ्रिक्वेंट भी नहीं हुआ करता था। तो मैं प्राइमरी विद्यालय का पढ़ा हूं, वो बेहे वाली पढ़ाई हुई है, पता है कि नहीं? अच्छा, वो पढ़ाई कोई किया है कि नहीं? विद्यालय के आसपास एक पौधा भरपूर मात्रा में पाया जाता था जिसका नाम होता था बेहया। देखा है? हाँ। तो मास्टर साहब सुबह सुबह एक बच्चे की ड्यूटी लगाते थे कि कम से कम 5-6 बेहया का डंडा बढ़िया तोड़ के लाओ। हाँ हाँ। तो आता था, पहली सुबह सुबह की पहली शुरुआत उसी धुनाई से होती थी, ले दनादन, और डंडे बंडे हाथ में टूटते थे, है ना भैया जी? तो वो पढ़ाई हम लोगों ने पढ़ा है। अभी तो खाली डांट दो जोर से, FIR करा देंगे आपके खिलाफ। देखो, पिता पुत्र और गुरु शिष्य के बीच में कानून को नहीं आना चाहिए, अगर इरादा दोनों का अच्छा हो तो। और नहीं तो आज के डेट में तो पूछो मत क्या हो रहा है। तो हम लोग के जमाने में भैया 5 तक, कक्षा 5 तक अंग्रेजी का ए नहीं आता था किसी को। 5th क्लास तक इंग्लिश का ए नहीं पता होता था किसी को, क्योंकि ना पढ़ाया जाता था, ना सिलेबस में कहीं था। कक्षा 6 से ABCD सिखाई जाती थी, है ना? और फिर 12वीं तक जाते जाते बच्चा ढंग से इंग्लिश सीख लेता था, बहुत अच्छी इंग्लिश सीख लेता था, इसमें कोई शक नहीं है। क्लियर है? अभी क्या हो रहा है कि पैदा होते ही अंग्रेजी सिखा रहे हैं और नहीं सीख पा रहा है बच्चा। मुझे याद है असिस्टेंट कमांडेंट का मेरा इंटरव्यू था, रिटन था, पहले तो रिटन हुआ होगा। मैं यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ BSc मैंने किया था। इंग्लिश मीडियम में BSc होता ही है, लेकिन वो इंग्लिश न इंग्लिश के ही बराबर है। BSc की इंग्लिश का क्या मतलब है? टेक्निकल इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, उनसे क्या मीनिंग होती है? तो मैंने इंग्लिश में ऐसे लिखा असिस्टेंट कमांडेंट में। ये कलकत्ता के सेंट जेवियर्स वाले परीक्षा नहीं दिए, कि इलाहाबाद का बॉयज हाई स्कूल के लोग परीक्षा नहीं दिए, कि सेंट जोसेफ के बच्चे परीक्षा नहीं दिए, कौन से कॉन्वेंट के बच्चे परीक्षा नहीं दिए होंगे भारत के? और टिका कोई नहीं बेटा आगे, कहर बरपा दिया हम लोगों ने। तो सीखने की एक उम्र होती है, उस उम्र से जब आप किसी चीज को सीखना शुरू करेंगे, आपको सीखने की क्षमता बहुत तेज हो जाती है। जो लोग 10 साल में करेंगे, आप 10 दिन में कर लोगे। और अभी स्थिति यह है, हम तो आते हैं सुबह सुबह बेटा, इतनी वेदना होती है, ठेले पे, रिक्शे पे, ट्राली पे रोते बिलखते बिल बिलाते बच्चे जा रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे जिनका जितना उनका वजन नहीं है, उससे कई गुना वजन उनके बैग का है। बताइए क्या है ये मामला? माँ बाप को इतनी जल्दी है IAS बनाने की कि पूछो मत। उनका बस चले तो अस्पताल की जगह विद्यालय में बच्चे को जन्म दे, यही रहे। तो एक बात मुझे बताइए, अब IAS ज्यादा बन रहे हैं, और हम लोगों के जमाने में कहाँ कोई बनता था IAS, है ना?
तकलीफ अभी ज्यादा बढ़ गई है बेटा। हम तो पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं ना। एक बच्चा आता है, वो कहता है कि सर हमको थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम है। हमने कहा इंग्लिश में कंफर्टेबल हो? तो कहता हाँ। हम कहा हम कुछ बोलेंगे तो इंग्लिश में लिख लोगे? तो कहता नहीं। हम कहता वहां भी देखो, उस दिन हम मानेंगे आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो जब रात में सपना अपना अंग्रेजी में आने लगे। तो सपना तो हिंदी में ही आ रहा होगा आजकल। तो जब सपना अपना अंग्रेजी में दिखाई देने लगे, डायलॉग वगैरह सपने का सब अंग्रेजी में होने लगे, तब मैं मान लूंगा कि आपको इंग्लिश आती है, नहीं तो मैं मानूंगा नहीं कि आपको इंग्लिश आती है ना बेटा? अच्छा, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो हिंदी भी समझ में आती है ना? तो हिंदी जो हम बोल रहे हैं उसको अंग्रेजी में बदल लो ना। अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है तो वो भी नहीं कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे बेटा। बहुत बुरी गति हो गई एजुकेशन की, और बच नहीं सकता कोई। बच्चे फंस गए हैं दलदल में, निकलना बहुत मुश्किल है। एक भी भाषा पर उनकी महारत नहीं है। हिंदी, कॉन्वेंट वाला हिंदी लिख दे तो मुझे लगता है आधी लाइन पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा कॉन्वेंट वाला है। 25 मात्रा की गलती कर देगा उतनी देर में। और वही हाल अंग्रेजी में भी है, इंग्लिश में भी वही सब गलतियां करते रहते। हम लोग के जमाने में ना, कक्षा 5 अगर हिंदी लिखते समय एक मात्रा अगर गलत हो गई ना, तो कुटाई पिसाई स्कूल से लेके घर तक होती थी। कैसे गलत हो गया? खैर छोड़ो, वो जमाना ही अलग, अब नए जमाने के लोग हैं। तो कहने का सिर्फ ये मतलब बेटा कि ये जो ग्रह है बने हैं, इनको हम लोग शास्त्रीय ग्रह कहते हैं, क्लासिकल ग्रह कहते हैं। निर्माण के आधार पर इनको दो भागों में बांट लिया। एक को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं, इन्हीं को हम लोग पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग इनर या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। नाम सारे लिख डालो बेटा। क्लियर है? अब थोड़ा इनका परिचय हो जाए बेटा। अरे परिचय हो जाए ना, किनको कहेंगे आंतरिक ग्रह, लिखें। वे ग्रह जो सूर्य के चारों ओर आंतरिक कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। आज परिचय हो जाए थोड़ा थोड़ा बेटा। वे ग्रह जो सूर्य के चारों ओर आंतरिक कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। आकार में छोटे होते हैं। आकार में क्या होते हैं बेटा? छोटे होते हैं। भारी पदार्थों से निर्मित होते हैं। यानी इनके मटेरियल थोड़े भारी होते हैं, भारी पदार्थों से निर्मित होते हैं, अतः ठोस रूप में होते हैं। ठीक है बेटा, ठोस रूप में होते हैं। इनके या तो उपग्रह नहीं होते या बहुत कम होते हैं। इनके या तो उपग्रह नहीं होते या तो बहुत कम होते हैं। ठीक है बेटा। इसके अंतर्गत निम्न 4 ग्रह हैं। इसके अंतर्गत निम्न 4 ग्रह हैं। तो आज कम से कम इसका नाम पूरा कर लिया जाए। चारों का नाम बेटा 1 2 3 4 करके लिखिए। पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध माने इंग्लिश में मरकरी, शुक्र माने वीनस, पृथ्वी माने अर्थ, और मंगल माने मार्स। ये 4 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या खासियत इनकी होगी? छोटे होंगे, भारी पदार्थों से निर्मित हैं, हाँ ठोस हैं, इनकी डेंसिटी अधिक है, इनका घनत्व अधिक है। इनके या तो उपग्रह हैं ही नहीं या हैं तो बहुत कम है। जैसे बुध का कोई नहीं, शुक्र का कोई नहीं, पृथ्वी का एक ठो। मामा जी, मामा है ना पृथ्वी, मामा तो कहते हैं हम लोग, चंदा मामा है ना। तो एक मंगल के 2,
डिमोस और फोबोस, है ना बेटा। और बाह्य ग्रहों पे अरे बाप रे, भारी भरकम उपग्रही परिवार है, पूरा कुनबा है उपग्रहों का। तो अब उसको भूल ही जाना बेहतर है, क्योंकि ना वो कंपटीशन पूछा जा सकता है ना पूछा जाने लायक है। जब तक आप उत्तर तैयार कर रहे हो तब तक संभावना है कि एकाध और बढ़ गया किसी का। हाँ तो दिखा रहा है ना, तो कभी पूछ रहा है आजकल? नहीं पूछ रहा, क्योंकि अभी दो, एक जाने सम्मिलित हुए हैं, दो जानी लाइन में है अभी कि हमको भी लिखवाना है नाम। चले, हेडिंग बना के बेटा छोड़ो, कल बात करेंगे। हाँ, एक सूचना के साथ कि इस हफ्ते भर मैंने कल भी क्लास चलेगी और परसों भी क्लास चलेगी। क्लियर है? भूगोल की क्लास अपने निर्धारित समय पे इस हफ्ते भर चलेगी। अगले हफ्ते से टाइम टेबल कुछ चेंज होगा, वो सूचना हम आपको लास्ट लेक्चर में देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।